हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। हमारे YouTube चैनल मिनी अटेम्प्ट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स। तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड्स। फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2/3 ऑफ द होल बॉडी। वाटर फॉर्म मोस्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में जो फ्लूइड होता है वो पानी की मात्रा में जो होता है वो लगभग 60 से 65% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी जितना वेट होता है उसका लगभग 60 से 65% वाटर होता है। ये दो फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो कि सेल्स के अंदर वाटर इन द सेल इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड वाटर आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब हम बात करेंगे, बॉडी की बात हो गई कि कितना परसेंट फ्लूइड है या वाटर है, 60 to 65%। अब बात करेंगे हम वाटर कंटेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है। तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें वाटर की मात्रा कितनी है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर in different organs। तो फर्स्टली हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा। बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा में परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी 93% वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बोन की। तो बोन में परसेंटेज ऑफ वाटर, बोन परसेंटेज ऑफ वाटर इज 31%। ब्लड प्लाज्मा, बोन। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रेन। ब्रेन में 75%। इसके बाद में हम बात करते हैं हार्ट। तो हार्ट की जब हम बात करते हैं परसेंटेज वाटर परसेंट 73%, यानी हार्ट में 73% ऑफ वाटर। इसके बाद में इंटेस्टाइन। यानी इंटेस्टाइन में कितना परसेंट वाटर होता है, तो वो है 75%। इंटेस्टाइन के बाद में अब हम बात करेंगे किडनीज, यानी किडनीज में 79% ऑफ वाटर। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवर। लिवर में 79% ऑफ वाटर। इसके बाद में अब बात करते हैं लंग्स। तो लंग्स में जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो है 83%। इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्किन। स्किन में परसेंटेज ऑफ वाटर इज 64%। और उसके बाद अब बात करते हैं मसल। यानी मसल में परसेंटेज ऑफ वाटर है 75 to 79%, लगभग 75 से
79 यानी 79% ऑफ वाटर। तो ये हम बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें ब्लड प्लाज्मा 93%, बोन 31%, ब्रेन में होता है 75%, हार्ट में होता है 73%, इंटेस्टाइन में 75%, किडनी में 79%, लिवर में 79%, लंग्स में 83% और स्किन में 64% और मसल में होता है 75 to 79%। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, यानी अभी तक तो हम बात कर रहे थे फ्लूइड्स की, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज ए वन ऑफ द substance in the body that helps to regulate the proper balance of the body fluid। यानी हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड है उसको बैलेंस बनाने में ये सहायक होता है, यानी ये रेगुलेट करता है प्रॉपर जो बैलेंस है हमारी बॉडी का, फ्लूइड का जो बॉडी फंक्शन है उसको मेंटेन करने में भी ये सहायक होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी डेली नीड्स के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये एक ऐसे मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन में वर्क करते हैं और जिनकी हमें रोजाना आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए। उनमें फर्स्ट है सोडियम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल है, इसका जो नॉर्मल रेंज है हम ह्यूमन बॉडी में वो कितनी होती है? तो वो है 135 to 145 MEQ पर लीटर, इसकी नॉर्मल रेंज है। अब बात करते हैं हम जो सोडियम है उसका फंक्शन, यानी ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में करता क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा, रेगुलेट ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है। मेंटेन हार्ट बीट एंड नॉर्मल मसल इरिटेबिलिटी, यानी मसल्स इरिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल बना के रखता है। ये सोडियम का मेन फंक्शन है। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिशिएंसी की, यानी कि अगर सोडियम की मात्रा 135 से कम होती है तो क्या होगा, और अगर ज़्यादा होती है 145 से तो क्या होगा। तो जो सोडियम की मात्रा है बॉडी में अगर वो कम होती है 135 से तो उसे बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। और अगर 145 से अधिक होती है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। तो अब बात करते हैं पहले हाइपोनेट्रीमिया। अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो क्या होगा? इसके जो कॉजेज हैं वो मेनली जब हम ज़्यादातर डायरेटिक्स यूज करते हैं उसके कारण हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बन सकती है। तो अगर जो व्यक्ति ज़्यादातर यूज कर रहा है डायरेटिक्स तो उस कंडीशन में जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तो उसको कुछ साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे मसल्स वीकनेस, कंफ्यूजन, ड्रोजीनेस एंड सीजर्स। उसको दौड़े मिर्गी की शिकायत आ सकती है। इसके बाद में हाइपरनेट्रीमिया की जो कंडीशन है वो मेनली जो देखी जाती है वो डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या क्रुश सिंड्रोम है उस कंडीशन में जो हाइपरनेट्रीमिया है वो देखा जाता है। इसके जो साइन सिम्टम्स हैं सबसे मेन है थ्रस्ट, यानी प्यास बहुत लगेगी, और इस कंडीशन में अगर हाइपरनेट्रीमिया इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में मरीज कोमा में भी जा सकता है।
इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो है पोटेशियम। अब बात करते हैं हम पोटेशियम। जो सबसे पहले पोटेशियम की नॉर्मल रेंज इन द ह्यूमन बॉडी 33.5 to 5 MEQ पर लीटर। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो ह्यूमन बॉडी में है वो 3.5 to 5 MEQ पर लीटर। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन की, यानी कि पोटेशियम ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन करता है। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी सबसे पहले सोडियम की, तो जो सोडियम है वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है उसका बैलेंस बना के रखता है, और ये क्या करता है, मेंटेन इंट्रा एक्सेल्युलर ऑस्मोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा जो ये है कार्डिक मसल एक्टिविटी में सहायता करता है। अब बात करते हैं हम इसकी जो मात्रा है अगर कम या ज़्यादा होती है तो उससे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस कंडीशन को क्या कहते हैं। अगर इसकी मात्रा 3.5 से कम होती है तो उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया। और अगर इंक्रीज होती है 5 से ज़्यादा बॉडी में तो वो क्या कहलाएगी, हाइपरकैलेमिया। तो अब बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की कंडीशन की। जो हाइपोकैलेमिया कंडीशन है वो ज़्यादातर डायरिया, वोमिटिंग, जिन पेशेंट्स को डायरिया है या वोमिटिंग है तो उस कंडीशन में इन जो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो है मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस, फटीग, क्रैम्प्स एक्सेट्रा। इसके बाद में अब बात करते हैं हम हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन है वो ज़्यादातर किडनी फेलियर पेशेंट्स में और बर्न पेशेंट्स में आती है। अब बात करते हैं हम थर्ड जो है कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है या इलेक्ट्रोलाइट है ह्यूमन बॉडी में, कैल्शियम। तो सबसे पहले कैल्शियम की जो नॉर्मल रेंज है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसकी मात्रा कितनी होती है उस पर बात करते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल मात्रा है वो है 8.5 to 10.5 ग्राम पर DL। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की नॉर्मल रेंज की ह्यूमन बॉडी में, वो है 8.5 to 10.5 mg पर DL। 8.5 to 10.5 mg पर DL। जैसा कि आप सबको पता है कि कैल्शियम एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जो कि ह्यूमन बॉडी में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो है जो बोन्स का निर्माण करना और टीथ का, यानी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का जो रोल। एंड नर्व इम्पल्सेस जो जाती हैं उसमें भी ये मेंटेन करके रखता है कैल्शियम। एंड इम्पोर्टेंट रोल एंड मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी कैल्शियम का अहम रोल होता है। तो ये तो बात हो गई कैल्शियम के फंक्शन की। अब बात करते हैं अगर ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। और अगर कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज होती है तो उसको बोलेंगे हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया। तो अब बात करते हैं पहले हाइपोकैल्सीमिया, यानी अगर कैल्शियम की मात्रा ह्यूमन बॉडी में कम होती है तो उसका सबसे मेन कारण है जब हम डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम लेते हैं या विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन बनती है ह्यूमन बॉडी में।
और उसके कारण सबसे प्रमुख जो डिजीज है वो है टेटनी। जो टेटनी है, उसके बाद में अब बात करते हैं हम हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया की जो कंडीशन है वो इंक्रीज होती है ज्यादातर बोन कैंसर। जो बोन कैंसर की कंडीशन है उसमें हाइपर कैल्सीमिया इंक्रीज हो जाता है और सबसे मेन सिम्टम्स हाइपर कैल्सीमिया का है जो है एक्सेसिव यूरिनेशन, डिहाइड्रेशन, जिसके कारण व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये बात कर रहे थे अभी हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करेंगे अगर ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी होती है यानी लॉस होता है फ्लूइड, तो उस कंडीशन को हम क्या करें? तो वो कंडीशन कहलाएगी डिहाइड्रेशन। तो अब बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन। तो अब हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। तो जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है, डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी जब शरीर से एक्सेसिव मात्रा में लॉस होता है वाटर का तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। बॉडी रिक्वायर कंटेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक डेली फॉर नॉर्मल फंक्शंस, यानी हमारे शरीर को नॉर्मल फंक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है और अगर एक्सेसिव मात्रा में वो लॉस होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। यानी कि एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन अपनी जो डेली की एक्टिविटी है उसके लिए जो आवश्यकता होती है वो लगभग 2 से 3 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है और अगर किसी कंडीशन में ये मात्रा उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और एक्सेसिव लॉस भी हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको डिहाइड्रेशन होगा। तो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन है वो उसको 3 कंडीशन में रखा गया है। पहली जो कि माइल्ड डिहाइड्रेशन, सेकेंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, एंड थर्ड इज सीवियर डिहाइड्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो क्या है। माइल्ड डिहाइड्रेशन इट अकर्स when fluid loss in about 5% of total body weight, यानी जो टोटल बॉडी वेट है उसका लगभग 5% फ्लूइड अगर लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम माइल्ड डिहाइड्रेशन बोलेंगे। और मॉडरेट डिहाइड्रेशन यानी टोटल बॉडी वेट का जो 10% फ्लूइड अगर लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम मॉडरेट डिहाइड्रेशन। और अब बात करते हैं थर्ड सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें टोटल बॉडी वेट का 15% फ्लूइड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन को हम सीवियर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है जिसमें 5% अगर लॉस हो रहा है तो वो इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होती है, उसको हम प्रिकॉशन के तौर पर ये देख सकते हैं कि फ्लूइड इनटेक कितना हो रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है, उस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। लेकिन मॉडरेट में हमें विशेष ध्यान रखना होता है, हमें ये चार्ट इनपुट आउटपुट का मेंटेन करके रखना होगा कि कितना इनपुट हो रहा है कितना आउटपुट हो रहा है। लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन है वो हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा रिहाइड्रेशन के लिए।
यानी मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इज रिहाइड्रेशन। तो अब बात करते हैं हम रिहाइड्रेशन। तो अब बात करते हैं हम रिहाइड्रेशन थेरेपी। जो रिहाइड्रेशन थेरेपी है उसको हम दो भागों में दे सकते हैं, एक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और एक IV फ्लूइड रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यानी जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसकी पूर्ति हम ओरल इनटेक के द्वारा करते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन में सबसे अच्छा जो थेरेपी मानी जाती है वो है ORS फॉर्मूला, जो कि WHO के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में ओरल सॉल्यूशन ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर्मूला के द्वारा जो थेरेपी दी जाती है उसके द्वारा उसकी जो लॉस हो रहा है फ्लूइड उसकी पूर्ति करना। तो अब बात करते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन में। ओरल रिहाइड्रेशन किसके द्वारा? बाय ORS फॉर्मूला। तो अब पहले हम ये जानेंगे कि ORS फॉर्मूला क्या है जो WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है। ORS फॉर्मूला तो अब बात करते हैं ORS फॉर्मूला बाय WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जो कि पूरे विश्व में हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी पर वर्क करती है और देखती है कि जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो उनको ये पूर्ति भी करती है पैसा वगैरह की, और उनको टेक्निकल नॉलेज भी देती है और इनके बारे में समय समय पर ट्रेनिंग्स का भी व्यवस्था कराती है। तो उसके द्वारा जो ORS फॉर्मूला रिकमेंडेड किया गया है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो होती है 2.6 ग्राम पर लीटर। सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम पर लीटर, यानी ये जो फॉर्मूला है ORS फॉर्मूला 1 लीटर के लिए तैयार किया गया है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2.6 ग्राम। इसके बाद में ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा होती है 13.5 ग्राम पर लीटर। इसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम पर लीटर, ग्लूकोज 13.5 ग्राम पर लीटर, और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड जो है वो है 1.5 ग्राम पर लीटर। इसके बाद में ट्राई सोडियम सिट्रेट, उसकी मात्रा होती है 2.9 ग्राम पर लीटर। इस तरीके से अगर इनको हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल वेट हो गया 20.5 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में जो इनका टोटल वेट है वो 20.5 ग्राम होता है, जिसके द्वारा ये सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए।
अब ये तो बात हो गई ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब जो सीवियर कंडीशन होती है उस कंडीशन में जब हम मरीज को हॉस्पिटलाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको देते हैं आईवी फ्लूइड थेरेपी। तो अब बात करते हैं हम आईवी फ्लूइड थेरेपी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। यानी आईवी फ्लूइड रिहाइड्रेशन थेरेपी हम किसके द्वारा देंगे? आईवी फ्लूइड्स की। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो जो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड है वो उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नंबर सेकंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड ये 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution क्या है? A solution that has the same salt concentration as cell and blood, यानी जिसका सेम साल्ट कंसंट्रेशन होता है सेल और ब्लड के, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर नॉर्मल सलाइन NS एंड RL रिंगर्ड लैक्टेट एंड 5% डेक्सट्रोज, यानी 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। तो 5% DW रिंगल लैक्टेट एंड नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% NaCl। अब बात करते हैं हम सेकेंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अभी जो हमने बात की थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी उसमें साल्ट कंसंट्रेशन सेम होता है सेल और ब्लड के। लेकिन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपो यानी कम, यानी ए सॉल्यूशन दैट हैज लोअर साल्ट कंसंट्रेशन एट द सेल एंड ब्लड, यानी ब्लड और सेल से जिसका लोअर कंसंट्रेशन साल्ट का होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या है एग्जांपल देंगे? इसमें एग्जांपल है हाफ NS, हाफ NS, यानी कि 0.45% NaCl, यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसमें 0.5%, हाफ NS। NS में कितना था? 0.9%, तो ये उसका हाफ हो गया 0.45% सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में इसका एक और एग्जांपल है 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी 2.5% DW। तो ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब
तीसरा जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसा कि इससे समझ में आ रहा है, हाइपर यानी अत्यधिक। इज सॉल्यूशन दैट हैज द हायर साल्ट कंसंट्रेशन देन सेल एंड ब्लड, यानी ब्लड और सेल से जिसका हायर कंसंट्रेशन होता है, साल्ट कंसंट्रेशन, वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें डीएनएस एग्जांपल, डीएनएस क्या है, 5% डेक्सट्रोज in normal saline, यानी 5% dextrose in normal saline, DNS, and DRL यानी 5% dextrose in ringer lactate। तो ये बात हुई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने आईवी फ्लूइड की जो बात की थी, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जो कि सेम साल्ट कंसंट्रेशन होता है सेल और ब्लड के, जैसे कि नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और 5% डेक्सट्रोज इन DW। एंड हाइपोटोनिक यानी कि जो कि लोअर साल्ट कंसंट्रेशन सेल और ब्लड से, उसको जैसे कि हाफ नॉर्मल सलाइन, 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी हाफ DW। एंड अब बात करेंगे तीसरा, क्या बताया था मैंने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दैट हैज द हायर साल्ट कंसंट्रेशन देन सेल्स एंड ब्लड, जिसका हायर कंसंट्रेशन होता है ब्लड और सेल से, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि DNS और DR। तो आज हमने समझा बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से और भी कुछ टॉपिक जो आप अच्छी तरीके से समझना चाहें, तो उसके लिए आप हमारे YouTube पे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, उस पर काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें देख करके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा उन टॉपिकों के बारे में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।